तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब भी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी शब्द कानों में पड़ता है तो सबसे पहले क्या याद आता है? शायद चुनाव या फिर वोटिंग मशीन। लेकिन सिर्फ चुनाव के दिन वोट डालने से ही तो देश नहीं चलता। आखिर वो कौन सी अहम चीजें हैं जो एक लोकतंत्र की असली नींव हैं और उसे मजबूत बनाए रखती हैं? चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए सीधे चलते हैं जोहानिसबर्ग, जहां की 11 साल की माया नायडू की कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। हुआ यूं कि एक दिन माया अपनी माँ की पुरानी चीजें समेट रही थी और तभी उसे एक पुरानी स्क्रैपबुक मिली। इस एक स्क्रैपबुक ने उसके सामने उसके ही देश के इतिहास का एक ऐसा डरावना सच खोलकर रख दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूछने पर पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में पहले अपार्थाइड यानी रंगभेद का कानून लागू था। अब ये कोई साधारण कानून नहीं था, बल्कि एक बेहद क्रूर व्यवस्था थी। जरा इस बात पर गौर किया जाए कि लोगों को उनके रंग और नस्ल के आधार पर, जैसे श्वेत, अश्वेत या भारतीय, बिल्कुल अलग अलग बांट दिया गया था। वो आपस में मिलजुल नहीं सकते थे, उनके अस्पताल तक अलग थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, अश्वेत लोगों को तो वोट देने तक का कोई अधिकार ही नहीं था। इस अमानवीय व्यवस्था में लोगों के अधिकार किस हद तक छीने गए थे, इसका अंदाजा 15 साल के स्कूली बच्चे हेक्टर पीटरसन की दर्दनाक कहानी से लगाया जा सकता है। 16 जून 1976 का वो दिन, जब पुलिस ने हेक्टर को बेरहमी से गोली मार दी थी। और उसका गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि वो और उसके साथी स्कूलों में जबरन थोपी जा रही अफ्रीकांस भाषा का विरोध कर रहे थे। वे बस अपनी मातृभाषा जुलू सीखना चाहते थे। जाहिर है, इस क्रूर सिस्टम के खिलाफ एक बहुत लंबा और कड़ा संघर्ष चला। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उनके सबसे मशहूर नेता नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में लड़ी गई इस ऐतिहासिक लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार साल 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। एक ऐसा आज़ाद देश जहां ये तय हुआ कि अब सभी नस्लों और रंग के लोगों को बिल्कुल एक समान माना जाएगा। तो रंगभेद के उस दौर को देखने के बाद अब हम इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। भागीदारी की ताकत, विवादों को सुलझाने का तरीका और समानता तथा न्याय। हमारा पहला स्तंभ है भागीदारी, और इसका मतलब सिर्फ वोट देने से कहीं ज्यादा है। लोकतंत्र में सबसे दिलचस्प बात यह होती है कि भारत जैसे देशों में सरकारें हमेशा के लिए सत्ता में नहीं बैठती। उनका एक तय समय होता है, जो कि आमतौर पर 5 साल का होता है। सच कहा जाए तो ये समय सीमा ही सरकार की ताकत पर सबसे बड़ी लगाम है। अगर किसी भी सरकार को सत्ता में टिके रहना है तो उसे लगातार जनता के लिए काम करना ही होगा, वरना अगले चुनाव में जनता उन्हें दोबारा नहीं चुनेगी। बड़ा सीधा सा हिसाब है। लेकिन एक मिनट, भागीदारी का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बार बटन दबाना नहीं है। नागरिकों के पास हर दिन सरकार से सवाल पूछने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की भारी ताकत होती है। अगस्त 2005 का वो मशहूर विरोध प्रदर्शन याद किया जा सकता है। जब सरकार ने अचानक बिजली के दाम बढ़ा दिए थे तो लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, रैलियां निकाली, धरने दिए, और नतीजा क्या हुआ? सरकार को झुकना पड़ा और अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और ठीक यहीं पर अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का असली जादू काम आता है। अखबार, टीवी चैनल, मैगजीन, ये सब बस खबरें नहीं देते, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने और सरकार की जिम्मेदारियों पर बहस छिड़ने में एक बहुत ही सक्रिय और बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, विवादों का समाधान, यानी एक विविधता भरे समाज में शांति कैसे बनाए रखी जाए। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जहां अलग अलग संस्कृतियों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, वहां विवाद होना तो आम बात है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कावेरी नदी जल विवाद। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्य अपनी फसलों और पीने के पानी के लिए एक ही नदी पर निर्भर हैं। अब परेशानी ये है कि कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध ऊपर की तरफ है और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नीचे की तरफ। मतलब जब तक कर्नाटक पानी नहीं छोड़ेगा, तमिलनाडु को पानी मिल ही नहीं सकता। है ना कितनी जटिल स्थिति? तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब संसाधनों को लेकर दो राज्यों के बीच ठन जाती है और तनाव बढ़ने लगता है, तो ऐसे में बात को बिगड़ने या हिंसा में बदलने से रोकने के लिए बीच बचाव कौन करेगा? यहीं पर केंद्र सरकार की एंट्री होती है। उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो दखल दे और दोनों राज्यों के बीच पानी का एकदम सही और निष्पक्ष बंटवारा तय करे।
और ये सब हवा में नहीं होता, बल्कि भारतीय संविधान में लिखे गए उन बुनियादी नियमों के आधार पर होता है जो देश के नेताओं और आम जनता दोनों पर पूरी तरह से लागू होते हैं। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ पर, समानता और न्याय। लोकतंत्र के वो दो पहलू जिन्हें एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये बात सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक लोकतांत्रिक सरकार पुराने और ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए सीधे तौर पर बीच में आती है, जैसे कि छुआछूत जैसी भयानक प्रथा को कानून बनाकर पूरी तरह से खत्म कर देना, जिसके लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, या फिर लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में उनकी फीस कम करना या बिल्कुल माफ कर देना। इसी तरह समाज में पिछड़े रह गए लोगों को आरक्षण देना भी समानता और न्याय सुनिश्चित करने का ही एक तरीका है। इन सारी बातों का अगर एक सबसे बड़ा निष्कर्ष निकाला जाए तो वो ये है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक बार बना दी और छोड़ दी, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली एक बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया है। इसका काम ही ये सुनिश्चित करना है कि समाज के हर एक इंसान को बराबर अहमियत मिले, क्योंकि सीधी सी बात है, न्याय तभी मिल सकता है जब हर किसी के साथ बिल्कुल एक जैसा समान व्यवहार किया जाए। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना बहुत जरूरी लगता है। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में समानता और न्याय के इन उसूलों को कैसे उतारा जा सकता है? क्या हम में से किसी के सामने कभी कोई ऐसा मौका आया है जब हमने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दिया हो जिसके साथ कुछ गलत या अन्याय हो रहा था? इस बात पर गहराई से विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।